टू स्टडी कर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी जबरदस्त लाजवाब जिंदाबाद हो गए और अपनी तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे हुए हो गए। आइए तो इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के उड़ान बैच को लेकर। तो दोस्तों, अभी तक आपको क्लासेस मिल रही हैं, स्टडी कर की टीम आपके लिए काफी मेहनत कर रही है और आज हिंदी का लेक्चर 8 है। लेक्चर 8 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर व्याकरण में कुछ आगे पढ़ेंगे आज, जैसे संज्ञा, सरनाम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक क्लास और लूंगा सरनाम के ऊपर और अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ती रहे। स्टडी करके टीम का सदा यही उद्देश्य रहा है कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको फीस पे करने में दिक्कत है या कोर्सेज खरीदने में दिक्कत है, आप देखो YouTube पे जाके देखो क्या चल रहा है आजकल। आजकल यही चल रहा है कि पहले कोर्स दिखाते हैं, चीजें दिखाते हैं कि ये है ऐसे है, उसके बाद में क्या करते हैं, ठाके कोर्स पेड कर देते हैं, मतलब कि पैसे दो और आप पढ़ो। लेकिन हम आपके साथ बिल्कुल मजबूताई के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपकी तैयारी को, आपकी वर्दी को आपको दिला के रहेंगे, ऐसा वादा हम आपसे करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस ताकत के साथ, जिस भरोसे के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा ही भरोसा जताकर आप भी हमको, हमारे मोटिवेशन को ऊपर उठाएंगे। तो दोस्तों, आइए लेक्चर करते हैं स्टार्ट आगे। और अभी यदि आपने पूरे पीछे के लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पहले जाके लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 को पूरा देखिए और आज लेक्चर 8 है। उम्मीद करूंगा कि आपको संज्ञा इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर। और आज के बाद में आपको कभी भी संज्ञा पढ़ के या संज्ञा पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, ये पक्की गारंटी है इस चीज की। आपको बिल्कुल टेंशन निकाल के दिमाग से बैठिए कि आपका पेपर में क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं एक स्ट्रक्चर बेस में आपको पढ़ा रहा हूं। आपका पॉलिटी हो चाहे आपके हिंदी हो, दोनों ही सब्जेक्ट में कवर करा रहा हूं आपको, और उम्मीद कर रहा हूं कि एक अच्छा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मैं लेकर आ रहा हूं और आप लोगों तक जो भी चीजें पहुंचाई जा रही हैं वो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको एग्जाम क्रैक कराने में काफी आपकी मदद करेंगी। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, समझ नहीं आता, अभी क्लास खत्म होने के बाद में मैं आपको एक ऐसी डोज दूंगा, एक ऐसा मोटिवेशन दूंगा जिससे आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक ऐसी आपको दवाई दूंगा, एक ऐसी बूटी देकर जाऊंगा मैं आज आपके लिए, जो आप जिंदगी में याद करोगे कि हाँ, किसी सर ने, किसी भाई ने या किसी भैया ने हमको स्टडी कर पे पढ़ाया था या हम लोग स्टडी कर से पढ़े थे, तो वहां जी उन्होंने कुछ हमको सीख दी थी। तो आइए करते हैं लेक्चर 8 को स्टार्ट। आज हिंदी का लेक्चर है, ये डे 8। तो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें कवर करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी को पढ़ने या समझने के लिए, शुद्धता में या सार्थकता के रूप में देखने के लिए हमें हिंदी व्याकरण को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जितने भी हिंदी के हमारे शब्द हैं, जितने भी हिंदी में मुख्यतः अगर जो सार्थकता के या शुद्धता के रूप से देखे जाए तो हिंदी को मुख्यतः 6 भागों में व्यक्त किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। सार्थकता और शुद्धता के लिए ही हमें हिंदी व्याकरण पढ़ना जरूरी है और इसी शुद्धता और सार्थकता के रूप को, आधार को रखते हुए, देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? हिंदी के व्याकरण को 6 भागों में बांटा गया। आपके कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और पर्सन। मैं आपको हर एक चीज को विद कंसेप्ट एकदम डिटेल के साथ में 1 बाय 1 आपको अच्छे से कराने वाला हूं। आराम से बैठिए, बिल्कुल माइंड को एकाग्रचित करिए, बिल्कुल मन को इधर उधर मत भटकाइए, दिमाग को एक जगह करिए और अच्छे से पढ़ाई के अंदर मजा लीजिए। जब जब आप पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ोगे तब तब आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज एकदम पीक पे पहुंचेगी, एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब जब आपका मन इधर उधर, दाएं बाएं कहीं और भटक रहा होगा, शरीर से आप क्लास में हो, मन से आप कहीं और हो, तो इस चीज का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन, मैं क्या, कोई भी बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज आपको
सिलेक्शन नहीं दिला सकती। तो दोस्तों मेरा आपसे विनम्र यही निवेदन करूंगा, हर बार यही कहता हूं, हर वीडियोस में यही बोलता हूं कि जब भी क्लास में बैठे तो मन और दिमाग दोनों को एक जगह और शांत करके बैठे। आज इस वीडियो के बाद में मैं आपको मन और शांत एक जगह करना, मन को लगाना, मन को एक जगह रोकना, इस चीज के बारे में कुछ बताऊंगा, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और प्रसर्ग, ये हमारे 6 अवयव हैं हिंदी व्याकरण के अंदर। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संज्ञा। आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन संज्ञा से, हर पेपर के अंदर यूपी ट्रिपल एससी उठा के देख लो, आपका यूपी लेखपाल होने वाला है, उसमें देख लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल उठा लो, कोई पेपर उठा लो, आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आप आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है हम लोगों का, क्या रहने वाला है? संज्ञा। तो संज्ञा आपका जो हम बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी अथवा आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आज तक ये हमने जो थ्योरी है, जो परिभाषा है, ये सिर्फ पढ़ते आए हैं, पर एक्चुअल में ये हमने कभी यूज नहीं करी है। आज मैं आपको विद एग्जाम्पल के थ्रू यूज करना सिखाऊंगा और अपने डेली दिनचर्या के यूज में। मैंने आपसे कहा है जब जब चीजों को आप कनेक्ट करके पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तब तब आपको मजा आएगा, चीजों को याद रख पाओगे, लॉन्ग टाइम तक आप याद रख पाओगे। और जब जब आप चीजों को ऐसे ही बस रटन विद्या के ऊपर चलोगे, तब आपकी चीजें कुछ टाइम तक आपको याद रहेंगी, फिर उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन ऐसी बात नहीं है, रिवीजन हर चीज मांगती है, यहां भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, पर जब चीजों को आप अपनी डेली जिंदगी से कनेक्ट करके याद करोगे तो आपके कुछ दिन ज्यादा याद रह सकती है वो चीजें। तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, भाव या स्थान आदि के नाम को व्यक्त करना संज्ञा कहलाता है। देखो कैसी सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी प्राणी का नाम हो, वस्तु हो, कोई भाव हो या स्थान हो, या ऐसे इसी टाइप का कुछ भी हो, आदि के नाम को व्यक्त करना, जो व्यक्त मतलब प्रेजेंट करना, क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब बात करते हैं संज्ञा की। तो जैसे कि हिंदी के 6 भेद होते हैं, हिंदी व्याकरण के 6 भेद होते हैं, ऐसी संज्ञा के कितने भेद हैं आपके? 5 भेद हैं। कितने काइंड है आपके? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों हम हर एक को एकदम कंसेप्ट के साथ में, विद डिटेल के साथ में अच्छे से हर एक को कवर करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर में आपको काफी हद तक समझाने में सक्सेसफुल हूं, आपको एक अच्छे तरीके से समझा पाऊं, एक अच्छा कंटेंट दे पाऊं, एक आसान डेफिनेशन दे पाऊं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाए और आपके घर में, आपके परिवार में एक चिराग, एक दीपक जल पाए। जो लोग नहीं पे कर पा रहे हैं वो यहां आकर पढ़िए, स्टडी कर, आपको इतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा है पढ़ाने के लिए, आप यहां पढ़िए, कहीं पैसे मत दीजिए, यहां पढ़िए। हम गारंटेड 101% की गारंटी लेते हैं आपके सिलेक्शन की, मैं गारंटी लेता हूं। अगर जो आप अच्छे से क्लासेस को कवर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार रोकने से, कोई भी होने से रोकने वाला नहीं है। तो अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम को ब्रेक करके पढ़ो। व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति का वाचन करने वाली संज्ञा, जो व्यक्ति के बारे में कुछ भाव कराए या अनुभव, एहसास कराए, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी वस्तु विशेष मतलब कि किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, नदी विशेष को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या चीजें होती हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा दिया, वस्तु विशेष, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, नदी विशेष। अभी तो आप बोले कि केवल व्यक्ति के वाचन के बारे में बताती हो, वो संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है, पर अभी आपने यहाँ पे स्थानवाचक ले दिया, सॉरी स्थान विशेष ले दिया, व्यक्ति विशेष ले दिया, नदी विशेष ले दिया, वस्तु विशेष ले दिया। ये क्या मैटर है भाई? अभी 1 मिनट थमो और मैं आपको अच्छे से एकदम समझाता हूं। जहां भी किसी वस्तु का स्पेशल नाम दिया हो, एक स्पेशल नाम बना के दिया गया हो, वहां जगह उसको हम कह सकते हैं वस्तु विशेष। किसी वस्तु को विशेष तरीके से बताया गया हो, या कोई स्थान को विशेष तरीके से बताया गया हो,
किसी व्यक्ति को इस विशेष तरीके से बताया गया हो, किसी नदी को विशेष तरीके से बताया गया हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब आपको उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं, जैसे कि पुस्तक विशेष, यहां जी आप इत्यादि में आगे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पुस्तक विशेष में लेते हैं हम भगवत गीता, कुरान, बाइबल, मतलब कि जिस पुस्तक का एक स्पेशल नाम हो, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे आपके ग्रंथ कह सकते हैं हम, जैसे बौद्धिक ग्रंथ है या आपके जैन के ग्रंथ हैं, तो इनमें क्या है, ये एक स्पेशल नाम है धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ में बहुत से ग्रंथ आ सकते हैं, लेकिन किसी एक का स्पेशल नाम लेकर कहना क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जैसे कि भगवत गीता, ये आपका हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है, कुरान आपका मुस्लिम्स का एक धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल आपका एक ईसाइयों का क्या नाम है, आपका एक धार्मिक ग्रंथ है। स्पेशल नाम दिया गया है इन पुस्तकों के लिए। तो जहां पर एक स्पेशल नाम का अनुभव हो, आप अनुभूति हो, अनुभव हो, वहां क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बात करते हैं कोई व्यक्ति विशेष हो। अब व्यक्ति मतलब जैसे कह दिया मनुष्य बोल दिया आपको, तो मनुष्य में तो बहुत से मनुष्य हो सकते हैं, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, माता हो सकती है, पिता, कोई भी हो सकता है। लेकिन राम, मोहन, सोहन, रोहित, मोहित, संजीव, कोई भी ऐसा नाम हो जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया हो, स्पेशल नाम से पुकारा जा रहा हो, वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समझ आ रहा है? बात करते हैं आगे शहर विशेष की। यदि आपको किसी शहर का विशेष नाम दिया गया हो, आपको अब चीजें समझ आ रही होंगी अपने आप कि जब किसी को स्पेशल नेम देके पुकारा जाए, स्पेशल नाम से बुलाया जाए, वह आपका कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक होगा। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को गलत नहीं करोगे। जैसे कि आगरा, लखनऊ, मेरठ, आगे आपका दिल्ली, बरेली, हैदराबाद, सिकंदराबाद, जैसे भी किसी का स्पेशल नाम है तो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे कि स्पेशल देश विशेष कह सकते हैं हम, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान इत्यादि आपके जो स्पेशल नाम है वो आपके किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अब आपका दूसरा आती है कौन सी, अभी हमने बताया था जातिवाचक संज्ञा। तो पढ़ेंगे अब हम आपकी जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको काफी अच्छे तरीके से मैं समझाया हूं। अब जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन, किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय आदि के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, मेरे मित्रों, जहां एक जाति का बोध होता हो, जहां एक जाति का बोध होता हो, उसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे पेड़ पौधों से जैसे कि आम, गुलाब, केला। केला की एक अपनी एक जाति है ना मेरे भाई, केला की एक अपनी जाति है, तो इसलिए आम की एक अपनी जाति है, गुलाब की अपनी एक जाति है, तो ये किस में आएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। बात करते हैं पशु पक्षी, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो ये गाय जो है, गाय की एक विशेष जाति होती है। अन्य हम पशु भी तो बोल सकते हैं, पशु में तो भैंस भी आ जाएगी, बैल भी आ जाएगा, आपका बकरी भी आ जाएगी, ये जितने भी ये सब आ जाएंगे। लेकिन स्पेशल किसी जाति के नाम से लेकर पुकारा जाए, गाय, भैंस, बकरी, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्पेशल नाम या गाय, भैंस, बकरी है, यहां मत जोड़ देना उस चीज को व्यक्तिवाचक में, कभी यहां ऐड कर दो कि स्पेशल नाम देके बुलाया जा रहा है, भैंस के लिए बोला जा रहा है, गाय के लिए बोला जा रहा है, तो व्यक्तिवाचक होगा, नहीं होगा। क्योंकि गाय की एक अपनी जाति है, भैंस की अपनी एक जाति है, भेड़ की अपनी एक जाति है, बकरी की अपनी एक जाति है, तो ये हम पशु पक्षी में हम किसको बुलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंदर हम इनको रखते हैं। बात करते हैं वस्तु, जो वस्तु विशेष होती है, मतलब कि जैसे मेज, कुर्सी आदि। अब थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे आपके घर में कोई गाय है, आपने किसी गाय का नाम रख लिया, रानी रख लिया या कुछ भी रख लिया, तो ऐसे यदि आप कहते हो कि रानी गाय, रानी मेरी गाय, तो वहां जी हम उसको व्यक्तिवाचक में ले सकते हैं, जहां पे आपने उसका नाम रख रखा है। पर लेकिन वो नाम आपके लिए है,
आपके लिए, पेपर के लिए नहीं है। पेपर का वाले को क्या पता कि आपके घर में क्या नाम रखा हुआ है क्या नहीं, वो केवल जाति को ही मानेगा, गाय को ही मानेगा, ठीक है। तो ऐसे यदि आपको मैं समझाने के एग्जांपल के तौर पे आपको आसान भाषा जो कह रहा हूं, आसान भाषा में समझाने के लिए, जैसे कि आपने किसी गाय को अपना नेम रख लेते हैं, अच्छे से पुकार लेते हैं, किसी कुत्ते को या भैंस को, कुत्ते को आपने जैसे रॉकी सॉकी कोई नाम रख लिया, तो उसके लिए आप व्यक्तिवाचक में जा सकते हो। अदर देन अगर जो आप कुत्ता बोलते हो तो आप किस में आओगे, आप आओगे जातिवाचक संज्ञा के अंदर। मेज कुर्सी कलम आदि जितनी भी वस्तुएं हैं ये आपकी किस में आएंगी, जातिवाचक में आएंगी। बात करते हैं अभी, जैसे मैंने बताया आपको मनुष्य, यदि बात हो रही है मनुष्य की, लड़का लड़की माता पिता बहन भाई आदि ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये आपकी एक जाति में बात हो रही है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और यदि आपको किसी के स्पेशल नाम दे के बुलाया जा रहा है, राम मोहन या रानी या सोनी या मोनी, आपको कोई नाम लेकर बुलाया जा रहा है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझाने में काफी हद तक आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा डेफिनेशन से समझेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा से मापी या तोली जा सकने वाली वस्तुओं को द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जहां पे आपको बोध हो रहा हो किसी चीज को मापे जाने का या तोले जाने का, जब ऐसी वस्तुओं का या पदार्थों का आपको बोध होता है तो वहां आपकी कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और थोड़ा जानते हैं इसमें, इस संज्ञा से व्यक्त होने वाले द्रव्यों या पदार्थों को गिना नहीं जा सकता। आपको सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा ऐसी कौन सी संज्ञा है हमारी जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता। ऑप्शन में आपको दे देगा द्रव्यवाचक संज्ञा, तो आपको सीधा क्लिक करना है, सीधा टिक मारना है, सीधा गोला भरना है। तो समझ आ गया? हर एक छोटी से छोटी चीज को हम पढ़ के चलेंगे अच्छे से, ताकि कोई चीजें हमसे निकले ना। तो उदाहरण से समझेंगे, जैसे कोई भी खाने पीने की चीजें हैं हमारी, ये सब किस में आती है? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। जैसे दूध दही घी चावल आटा इत्यादि, ये आपके किस में आएंगे? सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे सोना चांदी तांबा पेट्रोल कोयला, ये जितने भी खनिज और धातु होती हैं ये हमारी किस में आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। अब आप लोग कहोगे सर गिना कैसे नहीं जा सकता? ऐसे नहीं गिना जा सकता। कहीं आपने ऐसा दिखा है कि एक दूध लिखा हो, खाली खाली लिखा हो एक दूध या एक पानी या एक आटा, ऐसा कहीं नहीं लिखा देखा होगा। उसके साथ में 1 लीटर दूध, तो तोलने या मापने का, जैसे ही दिमाग में आपके में घंटी बजनी चाहिए, तोलने या मापने की बात हो जाए तो सीधा द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी होगी। आप सीधा सीधा एकदम उस पे जाके आपको ऑप्शन लगाना है द्रव्यवाचक संज्ञा के ऊपर। अब बात करते हैं, आपका चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता हो। मतलब कि जहां पे किसी वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता हो, मतलब कि आपको एक झुंड का बोध होता हो, वहां जगह आप कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। उदाहरण से समझेंगे, वस्तु का समूह मतलब कि ढेर, किसी चीज का ढेर लगा हुआ है, सपोज कर लो कपड़ों का ही ढेर लगा हुआ है वस्तु में, गिलासों का ढेर लगा हुआ है, कपों का ढेर लगा हुआ है, तो एक ढेर लगा हुआ है, एक समूह बना हुआ है, तो उसको आप कह सकते हैं आपका क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही सेंस आ जाना चाहिए कि किस चीज की बात कर रहा है वो। श्रृंखला, कोई भी श्रृंखला बनी हुई है लंबी सी, लंबी दूर दूर तक लाइन बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, गुच्छे में जैसे कोई भी वस्तु, जैसे चाबी है, चाबी का गुच्छा, बहुत सारी चाबियों का गुच्छा, तो आपका क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। बात करते हैं व्यक्तियों का समूह, कहीं भी बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होके बैठे हो, कोई सभा हो, समिति हो, कोई संघ हो,
या परिवार हो, तो आपका किसके अंदर आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। दोस्तों जितना मेहनत करके हम आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी अपना प्यारा प्यारा फीडबैक दीजिए, हमको अच्छे से बताइए कमेंट में कि आपको चीजें कितनी अच्छी लग रही हैं, कितना पसंद आ रहा है, और एक कमेंट और एक लाइक के साथ में हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और मेहनत करें आपके लिए और अच्छा सा कंटेंट लेकर आए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बहुत ऊपर जाता है। हमको भी लगता है कि बच्चे हमको बहुत पसंद कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आए। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता हो या बोध होता हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। पांचवा में भी यही कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से मोह, लाभ, प्रेम, लालच, आनंद, पढ़ाई, गुस्सा, इन चीजों की तुम गणना कर सकते हो। मैं कहता हूं आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, और भी बहुत से प्यार के रीजन है, पर उन चीजों को अलग रखिए। आप माँ का एग्जाम्पल लीजिए, वो एक अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल होगा। आपके माता पिता आपसे कितना प्यार कर सकते हैं, आप गणना कर सकते हो इस चीज की? नहीं कर सकते। आपके माँ बाप आपसे कितना क्रोध करते हैं, आप पे कितना क्रोधित है, या आपके दोस्त आप पे कितना क्रोधित है, या आपकी दोस्तन आप पे कितनी क्रोधित है, आप उस चीज की गणना नहीं कर सकते। आप किसी से कितना प्रेम करते हैं, इस चीज की आप उसको नहीं बता सकते, अपने मन में आप फील कर सकते हो, बस सामने वाले को नहीं बता सकते इस चीज के बारे में। आनंद, पढ़ाई, पढ़ाई में आपको कितने पढ़ाई में आनंद आ रहा है, सामने वाले को थोड़ी ना पता चल रहा है। पर जहां आपको ऐसा भाव महसूस हो, मोह, लाभ, प्रेम, लालच, कोई भी एग्जाम्पल में कहीं भी ऐसा भाव महसूस हो रहा हो, तो आपको सीधा भाववाचक संज्ञा लगा देना है और नंबर अपना पक्का कर लेना है। तो दोस्तों ये तो आज आपकी क्लास रही संज्ञा की। मैं उम्मीद करता हूं कि संज्ञा आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया है मैंने आपको, और आपको काफी पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। और आज की ये क्लास के बाद में आपको कभी भी संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब मैंने जो आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में एक डोज दूंगा चीजों को याद रखने के लिए, कि सर चीजें याद नहीं रहती। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, चीजें याद रखने की नियम हर किसी के पास में 24 घंटे हैं, आपके पास में, मेरे पास में, और जो बुद्ध भगवान थे हमारे, उनके पास में भी 24 ही घंटे थे। हर एक आदमी के, अंबानी के पास में भी 24 ही घंटे हैं। किसी के पास में 24 घंटे, एक सेकंड फालतू नहीं है, सबके पास फिक्स है। फिर वो लोग इतनी ऊंचाई पे कैसे और हम इतने नीचे कैसे? तो मैं आपको इस चीज के बीच का एक गैप का अंतर बताता हूं आज, कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस करा हुआ है जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ताकि मैंने जो मेरे द्वारा आपको जो भी कुछ दिया जा सके, मैं यही चाहता हूं कि वो मैं सब आपको दे पाऊं, ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट कर पाए। तो दोस्तों क्या है कि ये जो जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, इनका माइंड एक जगह सेट है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, वो इनका बिल्कुल सेट है। आप लोगों का मन विचलित है, चंचल है, आज यहां भग रहा है, कल वहां भग रहा है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल आ गई, उसके पीछे भग निकले, अभी दिल्ली पुलिस आ गई, उसके पीछे। मानता हूं कंडीशनें हैं हमारी ऐसी कि हमको सब देखना पड़ता है, पर अपना गोल एक सेट करिए, हाथ धोके एक चीज के पीछे पड़िए। कहते हैं ना, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाह ले तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यदि आप अच्छे मन से, बिल्कुल डेडिकेटेड होकर, अच्छे तरीके से पूरे पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो मैं आपको ये चीज की गारंटी देता हूं, लिख के दे सकता हूं, कि आपकी वैकेंसी, आपकी वर्दी कोई नहीं खा सकता, यदि आपने अच्छे तरीके से मेहनत करी है और अपने गोल के प्रति, अपने कर्म के प्रति आप सही ढंग से, शिद्दत से, टाइम टू टाइम खड़े पाए हो या खड़े रहे हो, आपने अच्छे से टाइम दिया है, तो कभी भी आपकी वैकेंसी या और भी कोई भी ऐसा फैक्टर हो या कहीं भी कुछ भी हो, आप कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। अब
माइंड को कैसे शांत करें, अपने मन को कैसे लगाएं। दोस्तों मैं ज्यादा नहीं कहता, आप बस, मेरा काम है कि पढ़ाना, पर मैं पढ़ाने, आपको जो पढ़ाई है ये और कैसे आपकी अच्छी हो सके इस चीज का भी तो बताना मेरा ही काम है। तो मैं आपसे कहूंगा ज्यादा नहीं, 2 घंटा नहीं, 10 घंटा नहीं, मुश्किल से मात्र और मात्र 5 मिनट डेली सुबह उठ के ध्यान कीजिए। आंख मीच के मन को एक जगह करिए, देखिएगा 1 महीने के अंदर आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है ना। आप इतनी अच्छी तरीके से चीजों को याद कर, याद कुछ नहीं होता, चीजें क्या होती है जब मन एक जगह शांत होकर आदमी काम करता है ना, तो अपने ही आप चीजें दिमाग में फीड होती रहती है यहाँ पे जाके। तो जितने अच्छे से आप मन को शांत करके एक जगह करके बैठ के पढ़ोगे, उतना आपका अच्छा ज्यादा मन लगेगा। तो दोस्तों यही है वो डोज जो मैं आपको देने के लिए बता रहा था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको बताऊंगा। प्लीज आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है इस चीज में, आपके पैसे बर्बाद नहीं हो रहे, कोई ज्यादा बड़ा टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, बस 5 मिनट आप इधर उधर बात करने में या अपने दोस्त के साथ गुलछर्रे उड़ाने में, चाय पीने में, कुछ भी कहीं भी ऐसे बर्बाद कर देते होगे, और भी नहीं तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में भी आप टाइम बर्बाद कर देते होगे। मात्र सुबह सुबह उठो, एक क्या करो, सबसे पास में समय पहले आप ये कीजिए, कभी भी अपना फोन मत खोलिए। सबसे पहले आप कीजिए, कोई भी अपनी एक धार्मिक पुस्तक हो, जो भी जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, वो धार्मिक पुस्तक आपके पास में हो, उसका कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज पढ़िए, जिससे आपका दिन में जो शुरुआत हो वो पॉजिटिवनेस से हो, एक अच्छा आपको फील हो अंदर से। ये नहीं कि आपने उठा सुबह सुबह खोला और तुरंत इंस्टाग्राम की रील देखी, उसमें रोने धोने का आ गया, पूरा दिन बर्बाद हो गया। नहीं, आप उठिए, एक दोहा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, चाहे अपने माँ बाप के पैर छू के शुरुआत करिए, अच्छे से अच्छी शुरुआत करिए, और 5 मिनट ध्यान मन को एक जगह करिए और उस प्रभु का या जिसको भी मानते हो उसका नाम लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसको मानिए या उसको मानिए, मेरा ये कोई मोटिव नहीं है, बस मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।